स्पोर्ट्स ऑन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिना नियाजी और आज मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं फान ज़हीर साहब जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में जारी है, सनसनीखेज मुकाबले भी हो रहे हैं और आज के अगर मुकाबले की बात करें तो अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीम के दरमियान अभी मैच जारी है और इवेंट में अभी तक तीन मैचेस ये दोनों टीम्स खेल चुकी हैं, जिसमें श्रीलंका ने जो है वो सिर्फ एक मैच में कामयाबी हासिल की, 2 मैचेस जो है वो उसमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अगर दूसरी तरफ हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान के भी 2 मैचेस जो थे वो बारिश की नजर हो गए, एक मैच में इंग्लैंड से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। मुझे ये बताइए कि आज का ये जो मैच हो रहा है दोनों टीम्स के लिए जीतना कितना अहम है? देखें, इंटरेस्टिंग ये है कि ये पूल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पूल भी माना जाता था दोनों पूल्स के अगर कंपैरिजन में करें, और अभी कोई भी टीम जो है वो इवेंट से बाहर नहीं हुई और कोई भी टीम क्वालिफाई भी नहीं कर सकी। इवन दो के न्यूजीलैंड अपने मैचेस तमाम जीती हुई है, सेकंड मैच उनका फिर होगा, बट अभी तक क्वालिफाई भी किसी ने नहीं किया और हम ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल आउट हो चुकी है वर्ल्ड कप से। तो यही ब्यूटी नजर आ रही है इस वर्ल्ड कप के अंदर कि चाहे वो बारिश की वजह से ऐसा आ गया मामला या कोई अच्छा खेला कोई बुरा खेला, वट एवर द रीजन इज, तो अभी आउट कोई भी नहीं है। और श्रीलंका की भी कोशिश होगी आज जीत के हम 4 पॉइंट करें और इनके पास भी 2 पॉइंट है कि उन्होंने भी एक मैच इनका जो बारिश की वजह से टाई हुआ था और इनको था ड्रॉ हुआ था, तो ये कोशिश यही करेंगे कि हम किसी तरह इसमें आज जीत के और 2 पॉइंट हम भी लेके थोड़ा सेमीफाइनल की दौड़ में वापस आए। तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कंपटीशन चल रहा है और दूसरा मैच भी आज बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर भी थोड़ी सी अगर बात करें तो न्यूजीलैंड ओबियसली चाहेगा कि हम जीत के एटलीस्ट हम एक चीज़ तो करें कि अपनी सेफ जोन में चले जाए सेमीफाइनल के लिए, बट इंग्लैंड के लिए भी डू एंड डाई वाली सिचुएशन है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का रन रेट भी बेहतर है और ऑस्ट्रेलिया का और इनके समहाउ इक्वल पॉइंट्स हो जाएंगे, बट इंग्लैंड की कोशिश होगी कि हम हर हाल में जीतें और ये भी कोशिश साथ वो करेंगे कि अगर जीतना तो है साथ कुछ अच्छे मार्जिन से भी जीतें, बिकॉज समहाउ हो सकता है कि ये जो 3-4 टीमें हैं इनके पॉइंट्स से सेम भी हो जाएं और फिर जाके आपका जो रन रेट है वो बहुत मैटर करेगा, उसके ऊपर मैटर करेगा। तो ये अब हर टीम के माइंड के अंदर ये चीज़ है कि एक तो हमने नॉट ओनली वी हैव टू विन बट वी हैव टू विन विद द बिगर मार्जिन, तो इसी चीज़ को वो फोकस भी कर रही हैं, उसी तरह वो अपनी स्ट्रेटजी भी बनाएंगे। जो दोनों टीमें ये एशियन टीम्स हैं और ज़्यादा जो बैंक करती हैं वो स्पिनर्स पे करती हैं और ये हमने देखा कि पेस के अगेंस्ट सफ़र कर रही थी। आज थोड़ा सा दोनों टीमों को अच्छा भी ये लग रहा होगा कि हम एक तो एशियन टीम्स के साथ खेल रहे हैं और स्पिनर के अगेंस्ट खेल रहे हैं और उसकी वजह से देखा कि आज हमने अफगानिस्तान की बैटिंग थोड़ी सी बेहतर नजर आई क्योंकि उनको थोड़े से उस तरह की क्वालिटी पेस अटैक के अगेंस्ट बैटिंग नहीं करनी पड़ी और फिर इसी तरह जब स्पिनर आए तो उन्होंने स्ट्रोक भी खेले, थोड़ा बेहतर भी खेले और 148 कर लिया। 148 150 160 इज अ रीजनेबल टोटल इन दिस कंडीशन और आप इन पे टीमों को फंसा सकते हो, इस पे आप मैच में आप कह लें कि फाइटिंग टोटल है ये अच्छे खासे। तो स्पिनर्स की अगर बात करें इरफान साहब, अफगानिस्तान के स्पिनर्स कितने चैलेंजिंग साबित हो सकते हैं श्रीलंका के लिए? ये बड़ा वाइटल चीज़ है कि अफगानिस्तान के जो क्वेश्चन है वो जो स्पिनर्स हैं ये दुनिया के बेस्ट स्पिनर्स हैं और इन्होंने एशिया कंडीशन के अंदर तो ये बहुत ही लीथल हो जाते हैं, बट इधर थोड़ा सा हमें लगता है कि शायद उतनी इनकी एफिकेसी नहीं आती, बट ये सिडनी की पिच के अंदर थोड़ा सा ग्रिप और स्पिन है और अभी जैसे राशिद खान ने भी आते साथ ही उन्होंने विकेट भी हासिल की, तो मेरा ख्याल है टफ कंपटीशन होगा, बट थोड़ा सा श्रीलंका को एज ज़्यादा हासिल है कि श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप की डेप्थ बहुत ज़्यादा है, उनकी डेप्थ जाती है ऑलमोस्ट आप समझ लें 9वें-10वें नंबर तक, जिसकी एक प्राइम एग्जांपल हमने एशिया कप के फाइनल में भी देखी कि बहुत नीचे तक भी आके बैट्समैन बैटिंग कर लेते हैं और वो चेस को भी प्रेफरेंस देते हैं। बिल्कुल, और उनकी कोशिश यही होगी कि हम जितना डीप लेके जाएँ और एंड में अगर लेट्स सपोज 8 या 9 का भी रन रेट रिक्वायर्ड है तो उनके लिए मसला नहीं होगा, बट अफगानिस्तान की भी कोशिश होगी जिस तरह वो भी ट्राई कर रहे हैं कि एज सुन एज पॉसिबल मैक्सिमम विकेट्स ली जाएं क्योंकि जब आप T20 के अंदर विकेट्स लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो रन स्कोर करने का भी रुकता है क्योंकि अब है ना क्रिकेट ऐसी हो चुकी है प्रेशर भी बिल्ड होता है ना जब विकेट्स गिरना शुरू होती हैं अगली टीम पर, बिल्कुल प्रेशर आता। पहले होता था कि आप कंटेन की तरफ जाते थे, जो आज से हम 10-15 साल पहले की क्रिकेट में बात करें तो आप होता था कि अच्छा विकेट नहीं लेनी तो कंटेन करके भी आप मैच जीत जाते थे। अब बैट्समैन के पास इतनी इनोवेशंस आ चुकी हैं, वो डिफरेंट अब शॉर्ट सिलेक्शन खेलते हैं कि अब वो आप उनको कंटेन करना समहाउ पॉसिबल नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा आपसे एग्रेसिव क्रिकेट के साथ आते हैं। अब जैसे अगर कोई बॉलर जो है आपको लेग स्टंप पे या ऑफ स्टंप पे बॉल कर रहा है तो आप रैप शॉट खेलते हैं, फिर आप ऊपर से खेल देते हैं कीपर के, तो दे हैव मल्टीपल ऑप्शन, आप किसी भी साइड से उठा के लेग साइड की तरफ पुल मार लेते हैं। तो अब इतनी ज़्यादा
शॉट्स की ऑप्शन आ चुकी है बैट्समैन के पास, इनोवेशन जिसे कहना चाहिए आ चुकी है, जो पहले पास में नहीं थी। पहले सिर्फ ट्रेडिशनल क्रिकेटिंग शॉट खेलते थे, जिसकी वजह से बॉलर को पता होता था इसकी ये शॉट हमने ब्लॉक करनी है और हम इसको कंटेन कर लेंगे। तो बट अब ग्रेजुअली क्रिकेट के अंदर जिसे हम आजकल बोलते हैं, टेक्नोलॉजी सुनने को मिली है, साइंटिफिक हो चुकी है। साइंटिफिक यही है कि वो वक्त के साथ साथ चीज़ों को अडेप्टेबिलिटी करते चले जा रहे हैं। बॉलर्स बैट्समैन पे काम कर रहे हैं, किधर इनके वीक पॉइंट है, बैट्समैन बॉलर की स्ट्रेंथ को देख रहा है और उसके अगेंस्ट शॉट्स डेवलप की जा रही है। गेम अवेयरनेस होना चाहिए, बहुत जरूरी है। इंडीड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो क्रिकेट के अंदर माना जाता है वो गेम अवेयरनेस है। एक बड़े प्लेयर होता है, कई दफ़ा हमें दिखने में लगता है कि ये एक एवरेज प्लेयर है, हाँ जी, ले दूसरा बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, बट एवरेज प्लेयर उससे बियॉन्ड चला जाता है, अपनी टीम को जिता जाता है, क्योंकि उसके अंदर गेम अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होती है। और वो खास तौर पे अगर गेम अवेयरनेस आपके कैप्टन के अंदर हो तो उसका इन्फ्लुएंस पूरी इम्पैक्ट पूरी टीम पे आता है फिर, और पूरी टीम फिर खड़ी हो जाती है। और बाबर आजम को इरफान साहब आए दिन क्रिटिसाइज भी तो इसी वजह से किया जाता है कि गेम अवेयरनेस नहीं है, फिर वो कैप्टनसी का प्रेशर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। देखिए बाबर, जैसे मैंने शायद कल भी बात की, ये लर्निंग कैप्टन है। आपने इनको पहले कभी किसी भी फोरम पे कैप्टनसी करते नहीं देखा। आपने सरफराज के साथ इनको अटैच किया तो मेरा ख्याल है बहुत थोड़ा जल्दी कर गए हम एटलीस्ट 1-2 साल और सरफराज के साथ इनको अटैच करते। सरफराज वाज डूइंग वंडरफुल जॉब, और आप 2 साल से नंबर 1 थे T20 के अंदर। सिर्फ एक श्रीलंका से हम लाहौर में सीरीज हारे, उसके बाद उनको हमने हटा दिया। तो बिल्कुल ये एक बुरा डिसीजन था। हम उसको साल डेढ़ तैयार करके, है ना, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम बेस्ट प्लेयर को कैप्टन बना देते हैं। शायद हमने मॉर्निंग शो में भी इस टॉपिक पर बात की। इंडिया में भी इसी तरह होता है। इंडिया में भी इसी तरह हुआ। इंडिया ने इस स्ट्रेटजी को चेंज किया था एक दफा जब धोनी को कैप्टन लगाया। बिल्कुल ठीक है, धोनी से पहले होता था सबसे बेस्ट बैट्समैन कौन सा, जी तेंदुलकर, उसको लगा दो, नहीं सक्सेसफुल हुआ। ड्रेविड को लगा दो, नहीं सक्सेसफुल हुआ। अच्छा ऑप्शन क्या बची है, गंगुली है, उसको लगा दो। फिर उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा और उन्होंने देखा कि हमारे पास जो टीम में लड़का आया धोनी, इसकी जो गेम अवेयरनेस सबसे ज्यादा है। उसने टीम में आते साथ ही अपने तमाम सीनियर प्लेयर को निकाल दिया। जब T20 वो पहला वर्ल्ड कप 2007 में खेलने आए, उन्होंने तेंदुलकर को बाहर कर दिया, लक्ष्मण को, गंगुली को, सबको बाहर कर दिया और इंडिया को वर्ल्ड कप जिता दिया। फिर 2011 का वर्ल्ड कप जिताया, 2013 में चैंपियन ट्रॉफी जिताई, क्योंकि गेम अवेयरनेस बहुत ज्यादा थी। शायद उस टाइम के अंदर, उस टाइम पे भी आप देखें तो इंडिया के जो बैट्समैन थे वो शायद धोनी से भी कुछ बड़े थे। ठीक है, लेकिन बोर्ड ने ये रियलाइज किया कि गेम अवेयरनेस इसके पास बहुत ज्यादा है, और उन्होंने फिर इतने बड़े-बड़े डिसीजंस भी लिए, इतने सीजन उन्होंने टीम से बाहर जब निकाला। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की कि वो अपनी दोस्ती यारी की चीज से बाहर आए। जो परफॉर्मर होता था इंडिया में उसको खिलाते थे वो, और इवन जितना मर्जी सीनियर है, जब उसकी परफॉर्मेंस हैम्पर हो रही है तो वो टीम से बाहर कर देते थे। बड़ी एग्जांपल है, युवराज को उनको एक टाइम पे बाहर कर दिया उन्होंने। हमने देखा गंगुली भी टीम में ठीक जा रहे थे। गंभीर की बात करें, वो टीम का पार्ट थे। जो लड़का परफॉर्मर था उसको वो रखते थे, जो नहीं था उसको वो बाहर कर देते थे। और शायद इसी वजह से, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री है, इतने लंबे टाइम तक कैप्टन कोई नहीं रहा, तो वो समहाउ 9-10 ईयर इंडिया के कैप्टन रहे। गेम अवेयरनेस की वजह से। इरफान साहब, ये भी बहुत जरूरी है कि क्रिकेट आप जो है वो आज पाकिस्तानी खेलें। आप अपने लिए, अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे जाके क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं और जब इस माइंडसेट के साथ हम विकेट पे जाते हैं तो वो बहुत हमारी परफॉर्मेंस को डिटीरियोरेट करता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मैं उसमें मानना ये कि कैप्टन की अप्रोच देखें किस जगह पे मैटर करती है। एक तो गेम अवेयरनेस आ गई कि आपको करंट सिनेरियो के अंदर क्या चीजें करनी चाहिए, यू हैव टू टेक अ डिसीजन। फिर आपने एक, जैसे बाप होता है घर के अंदर, उसके डिफरेंट बच्चे हैं, वो हर एक की साइकोलॉजी समझता है, उसकी साइकी समझता है, उसकी रिक्वायरमेंट समझता है, उसको प्रॉब्लम में खड़ा करता है। ठीक है, उसको फादर फिगर वाला रोल भी प्ले करना पड़ता है। अगर आप सिर्फ लेट्स अज्यूम स्पोर्ट्स की हद तक उनसे बात कर रहे हैं, वैसे नहीं देख रहे कि कोई लड़का गिरा हुआ उसे उठा नहीं रहे, उसका कॉन्फिडेंस शैटर्ड है, उसको नहीं देख रहे। फिर प्लस आप, जैसे मैं इसकी इधर एक और एग्जांपल आपको कोट करना चाहूँगा डैरेन सैमी की। डैरेन सैमी से पूछा कि आप, वेस्ट इंडीज की बहुत एवरेज टीम है, हमने देखा भी किस तरह वो क्वालिफाई भी नहीं कर सके। उन्होंने कहा आप इन लड़कों के साथ 2 दफा वर्ल्ड चैंपियन बन गए, क्या रीजन थी? कहता मैंने रियलाइज कर दिया कि मेरे जो लड़के हैं सारे मूडी हैं, ये दे हैव सम मेंटालिटी इशू। तो मेरा मसला, इनको मैंने कंफर्ट जोन में पहले लेके आया, इनसे मैंने बच्चों की तरह बात की, इनके लाड मैंने किए, मैंने इनसे जिसकी जो रिक्वायरमेंट मांगता था वो पूरी करता था, जिस तरह बच्चों को ट्रीट करते हैं। तो मैंने इनको जो 5-6 साल मैंने कैप्टनसी की, मैंने लड़कों को इस तरह रखा, और जब वो मैं इस तरह उनका एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता था, उनकी बात सुनता था, वो जेलिन हो जाते थे। और फिर जब मैं उनसे डिमांड करता था मैच के अंदर,
कि वी हैव टू गो एक्स्ट्रा एफर्ट, तो कहते हैं एक्स्ट्रा से भी ज़्यादा वो मुझे प्रोवाइड करते थे। तो ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो सारा कैप्टनसी का पार्ट है। ये नहीं है कि लड़के ने परफॉर्म नहीं किया तो आप उसे कह दी जाए मैं आपसे बात ही नहीं करता। जैसे एक अक्सर मुश्ताक अहमद साहब एक एग्जांपल देते हैं, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया, वो बता रहे थे कि मैंने ब्रिस्बेन में वर्ल्ड कप के दौरान ही बहुत ज़्यादा रन्स मुझे स्कोर हुए और मैं वापस डगआउट में आया तो मैं अपने आप को हाइड कर रहा था कि इमरान खान मुझे देख लेंगे, स्नब करेंगे कि कैप्टन की इतनी बुरी बॉलिंग की। तो कहते वो मेरे पास, मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आ गए और उन्होंने मुझे कहा कि यार यू हैव डन वंडरफुल बॉलिंग, अगर आज तुम्हारा दिन होता जो यू कुड हैव टेकन 4-5 विकेट्स। तो वो कहते मेरा मोराल इतना आउट हुआ, नेक्स्ट मैच के अंदर मैंने 4 आउट कर दिए। इसी तरह इंतजाम कहते हैं कि मैंने एक बुरा शॉट खेल के आउट हुआ तो मेरी फ्लाइट में उनके साथ सीट थी तो मैं हाइड कर रहा था, कहता मैं क्या मारे गए आज। वो कहते कि उन्होंने मुझे बैठते साथ कहा कि यार एक बॉल तुम्हें बुरा पड़ गया, तुम बहुत जबरदस्त खेल रहे थे। तो ये देखिए ना, गेम अवेयरनेस भी साथ आपने आई रखना, लेके चलना, लेके रखना और फिर आपने आइडेंटिफाई करना कि मेरा मैच विनर कौन सा है, कौन सा ऐसा प्लेयर है। देखिए सारे प्लेयर ऑब्वियसली पूरी पाकिस्तान की अगर बात करें तो 11 के 11 लड़के आपके बेस्ट प्लेयर होंगे, बट उसमें से भी 2-3 ऐसे प्लेयर जरूर होंगे जो आपको गिवन डे सिंगल हैंडली गेम को वे लेके जा सकते हैं। ठीक है ना, वो आप जैसे हमारी बॉलिंग के अंदर हम शहीन शाह का नाम लेते हैं या हारिस रऊफ का लेते हैं, बैटिंग के अंदर आजकल हम जैसा कह रहे हैं फखर चल जाए तो गेम अवे ले जाएगा। तो आपकी हर टीम के अंदर एक आधा प्लेयर या 2-3 प्लेयर ऐसे जरूर होते हैं जो ऑन द गिवन डे एब्सोल्युटली मैच विनर होते हैं। अच्छा, शाहीन शाह उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्या इसकी बड़ी वजह उनकी इंजरी है और क्या आप समझते हैं कि ये राइट डिसीजन था इतना बड़ा रिस्क लेके फिर उनको खिलाना जिस तरह से उनकी इंजरी है, नी इंजरी, और ये बहुत सेंसिटिव एक मैटर है, उनको रिहैब के लिए भेजना चाहिए था। फास्ट बॉलिंग के अंदर ही ना बोला जाता है कि सबसे डेंजरस इंजरी नी इंजरी को बोला जाता है। फास्ट बॉलर को 3 तरह की इंजरीज मोस्ट कॉमन है, बैक इंजरी, शोल्डर की इंजरी और नी इंजरी। नी इंजरी इन तीनों में से सबसे डेविस्टेटिंग होती है। अगर नी इंजरी हो जाए, क्योंकि ये लंबी प्रलॉन्ग करती है और इसमें मैं खुद भी इस पर सफ़र कर चुका हूँ, मुझे पता है कि इसमें आपकी लिगामेंट जब टेयर फटता है तो फिर आपका क्या होता है कि आपका स्वेलिंग हो जाती है। जैसे आप भागते हो तो स्वेलिंग आपकी कुछ सालों तक चलती है, तो उसमें फिर आपको बड़ा ध्यान से करना पड़ता है किस तरह आपने इसको मैनेज करना है। तो आपने अगर रिकवरी हो रही थी, अभी मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूँ बुमराह की भी, इंडिया का सबसे मेन बॉलर है और वर्ल्ड कप इवेंट में नहीं है तो उन्होंने कंप्रोमाइज किया, उन्होंने कहा नहीं हमने इसका फ्यूचर देखना है। हमने एक इवेंट को नहीं देखना, उन्होंने उसको नहीं डाला और मोहम्मद शामी को इंडक्ट किया। तो हमारे पास हसनैन थे, धानी थे, हम दे वर डूइंग रीजनेबल जॉब। देखे ना, एक फिट प्लेयर से एक दुनिया का बेस्ट बॉलर हो और फिट ना हो, मेरी नज़र में उससे बेहतर वो है लड़का जो शायद उतना अच्छा बॉलर नहीं है बट फिट है, फिजिकली फिट है, वो ज़्यादा आपके लिए सक्सेसफुल होगा। तो आपने देख लिया कि आपको पहले मैच में भी शहीन ने काफ़ी रन कंसीड किए, सेकंड मैच में भी बड़े कंसीड किए, थर्ड में उन्होंने 1 विकेट ली, बट वो उनमें जो क्रिश्मा, एक स्पार्क हमें नज़र आता है, बॉलिंग के अंदर एक पैशन नज़र आता है, रनअप के अंदर जो स्पीड नज़र आती है, फिर उनका जंप नज़र आता है, फिर जब वो बॉल करते हैं तो 140-145 नॉच से प्लस की बॉल करते हैं। अभी उनका ड्रॉप करके 135 नॉच की बॉल कर रहे हैं। तो आपका जब पेस 5 to 10 नॉच नीचे आता है तो बैट्समैन के लिए बैटिंग बहुत कन्वीनियंट हो जाती है। वो बैट्समैन के लिए तो बिल्कुल ऐसे फुटबॉल वाली चीज़ बन जाती है। बिल्कुल सही है। पेस तेज होता है और खासतौर पे इन जैसी कंडीशन है जहाँ ऑलरेडी बॉल बड़ा तेज और बाउंस के साथ आ रहा है, शाहीन अपनी फुल फॉर्म में होते तो मेरा ख्याल है कि इस वर्ल्ड कप का मच मोर बेटर, यस ही वुड हैव बीन द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड कप। बट लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इधर भी हमारी मैनेजमेंट जो है, थिंक टैंक जो है वो मिस्टेक कर गए। अच्छा, बॉलिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, अफगानिस्तान के लिए जो उमर गुल को उन्होंने तैनात किया, उनका बॉलिंग कोच, क्या समझते हैं कि क्या उनकी बॉलिंग लाइन में इम्प्रूवमेंट आएगी या क्या आपको कोई देखने से उस तरह से स्टार्क इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है? देखें, अफगानिस्तान ने पहले भी 2 दफ़ा ट्राई किया हमारे कोचेस को। जब इन्होंने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया तब इन्होंने राशिद लतीफ़ को रखा था, उन्होंने किया, फिर इंतज़ाम जब आए तो उन्होंने तो बिल्कुल ही इनकी टीम को ऑल टुगेदर चेंज कर दिया, टोटली एग्रेसिव नोट पे ले गए इंतज़ाम, क्योंकि बहुत बड़े नाम थे। फिर उमर गुल का भी देखा कि उमर गुल T20 के अंदर अभी भी एवरेज के लिहाज से दुनिया के बेस्ट बॉलर माने जाते हैं, अभी भी जितने भी क्रिकेट T20 की हो चुकी है, खासतौर में डेथ बॉलिंग के अंदर उनसे बेहतर तो दुनिया में कोई बॉलर नहीं आया जी। और ओबियसली और प्लस इनका रखने की रीजन ये है कि वो भी पठान है, और जो लैंग्वेज बैरियर इनको आता था इनके प्लेयर्स को खत्म हो गया तो वो सारा एक कॉम्बो मिल गया ना उनको, कंबाइन एक पैकेज मिल गया उमर गुल की सूरत में। तो ऑब्वियसली इनके स्पिनर तो ऑलरेडी बड़े दुनिया के बेस्ट स्पिनर्स हैं, पेस अटैक में ये सफर करते थे। अब वो इनके साथ ग्रेजुअली देखें, एक दम तो नहीं होगा, वो इट विल टेक सम टाइम, 6 months to 1 year आपका टाइम लगेगा उनकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। फिर
आपको उसके प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिहाज से कि डेथ बॉलिंग कैसे करनी है, न्यू बॉल पे किस लेंथ पे बॉल करना है। क्योंकि फास्ट बॉलर का अगर कुछ बॉल जैसे आगे करना है पीछे करना है, लेंथ आप थोड़ा सा भी मिस कर जाते हो, सीम तो चले हम छोड़ देते हैं कि किसी कंडीशन पे आपको सीम और स्विंग मिलेगा, किस पे नहीं मिलेगा, बट लेंथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फास्ट बॉलिंग के अंदर। आगे पिच किया तो आप पे रन ज़्यादा स्कोर होंगे, किच जो एशिया की पिचेज़ है उसमें पीछे बॉल किया आपने, आपको रन ज़्यादा स्कोर होंगे। इन कंडीशन के अंदर पीछे बॉल करना बेनिफिशियल है कि बैट्समैन के वो ऊपर से निकल जाती है बॉल, शोल्डर हाइट के पास से जाती है, तो वो खेलना बहुत मुश्किल होता है। और हमने देखा भी जिस तरह हारिस रऊफ ने लीड्स को, जो नीदरलैंड के बैट्समैन उनको इंजर्ड किया, तो ये स्पीड से तेज़ बॉल आती है कि आपके लिए खेलना ईजी नहीं होता। तो ये प्लेयर को तो आइडिया ओबियसली इनको भी होना चाहिए अब इतनी क्रिकेट खेल के, बट सबसे ज़्यादा कोच का ये रोल है कि आपको पहले बताए कि इस पिच पे ये आपकी लेंथ होनी चाहिए, इस पे जाके अटैक करना है, फिर साथ बैठ के आपको बताए बैट्समैन के अकॉर्डिंगली, हर बैट्समैन का ये इसका वीकेस्ट जोन है, इस पे आपने ये इसका स्ट्रेंथ है, इस पे बॉल नहीं करनी। ये अब ऑलरेडी मेरा ख्याल है तमाम टीमें इन पे काम कर रही हैं, बट ऑन सम हाउ बॉलर पे भी आता है कि वो अपने जो कोच का या बॉलिंग कोच का जो प्लान दिया गया उसको कैसे एग्जीक्यूट करता है, किस तरह ठीक है। मैं जो क्लेवर बॉलिंग जिसे बोला जाता है, श्रूड बॉलर जो माने जाते हैं, वो एक तो प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर वो अटैक इस तरीके से करते हैं कि पहले बैट्समैन को रेडी करते हैं। मैं अक्सर बात करता हूँ वकार यूनुस या वसीम अकरम की, इनका दुनिया का बेस्ट बॉलर क्यों माना जाता है, या जब चाहते थे आउट कर लेते थे। दे मेक ए प्लान, वो प्लान किस तरह करते थे, अब तो क्रिकेट बहुत फास्ट हो गया, उनके एरा में थोड़ा सा इस तरह शायद नहीं था। ये पहले थोड़ी सी लूज बॉल करके, अगर आप इनके प्रीवियस मैचेस भी देखें तो पहले बाउंड्री लेते थे, ठीक है, बाउंड्री लेके बैट्समैन को थोड़ा ओपन अप करते थे। जब वो बैट्समैन थोड़ा सा रिलैक्स कर जाता था, अरे होता कि ये तो बड़ी इजी बॉल आ रही है मेरे पास, वो फिर एकदम तेज बॉल या इन स्विंगिंग यॉर्कर जैसे करते थे वकार यूनुस या वसीम अकरम, जिसके लिए बैट्समैन रेडी नहीं होता था कि वो तो कहता यार इसका बॉल अचानक से एकदम तेज बॉल भी और रिवर्स स्विंग भी करते थे, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। शुएब अख्तर भी ऐसे ही थे, तो या उमर गुल भी। तो ये एक खूबसूरती थी इन बॉलर्स के अंदर कि इतना मेंटली ये स्ट्रॉन्ग और श्योर थे कि बैट्समैन अगर नहीं आउट हो रहा और आपको लगता फंस गया तो उसको और रिलैक्स करते थे, पहले रिलैक्स करके फिर अटैक की तरफ जाते थे, क्लेवर बॉलिंग। तो ये छोटे छोटे आर्ट्स हैं, ये लड़कों को सीखने पड़ेंगे आजकल के यंगस्टर को भी, कि अगर हमें बैट्समैन बॉलर कर रहा है, हमसे आउट नहीं हो रहा, तो ये भी एक मेथड है। पहले थोड़ा सा रिलैक्स करें, हाँ, उसके बाद टफ टाइम दें, जब वो मेंटली रिलैक्स हो जाए। और लेकिन वो देखें ना कि वो बॉल जो जिस पे आपने आउट करने के लिए जा रहे हैं वो 100% एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर वो एक्यूरेसी का लेवल नहीं उसमें होगा, आपका कंट्रोल उस बॉल पे नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वो मिस कर जाएंगे, फिर वो फिर एक्टिव हो जाएगा। ऐसे ही है। तो ये सारी चीजें हैं। और इसी तरह लाइकवाइज इन बैटिंग एज वेल, बैटिंग के अंदर भी अब तो पहले तो बैटिंग शायद इस तरह की एग्रेसिव नहीं थी, अब तो लास्ट कोई 7-8 साल से बैटिंग ऑल टुगेदर चेंज हो गई है। अब तो हर तरह की आप शॉट सिलेक्शन है, आपके पास इनोवेशन आ चुकी हैं, और आपके पास बैट बड़ी अच्छे क्वालिटी के आते हैं, जो हल्का सा टाइम करें तो बॉल कहाँ से कहाँ जाती है। तो अब बॉलिंग वैसे मुश्किल होगी है, बैटिंग कन्वीनियंट होगी, और जो रूल एंड रेगुलेशन भी बन चुके हैं वो भी सारे बैटिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बैटिंग के लिहाज से हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि दुनिया की बैटिंग थोड़ी एट पार जाई जा रही है, हमारी थोड़ी डिक्लाइन की तरफ जा रही है। अब देखें कि हमारे पास अलमिया ये है कि मिडिल ऑर्डर कोई नहीं है, हम 4 ओपनर के साथ प्लेइंग 11 का पार्ट है। बिल्कुल। जो लास्ट मैच हमने देखा उसमें रिजवान बाबर ओपन कर रहे हैं, फखर नंबर 3 पे, जो ऑलरेडी वैसे उनका नंबर ओपनर है। शान मसूद इज ओपनर बेसिकली, आप उसे हैदर अली से ओपनर बेसिकली। एग्जैक्टली। आपके पास कंट्री के अंदर कोई मिडिल ऑर्डर नहीं है, आप 5 ओपनर कैरी किए हैं आपने, और दुनिया की किसी टीम को उठा के देख लें तो मैक्सिमम 2 ओपनर और एक उन्होंने बैकअप प्लान के तौर पे कि खुदा न खास्ता कोई अगर इंजर्ड होता है तो फिर हम उसको मेक शिफ्ट के अंदर अवेलेबल रखें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इस पर आपको वर्किंग 11th आवर पे नहीं करना जी। हमारी अप्रोच आप वैसे भी आप देखेंगे ना क्रिकेट के अलावा भी इन जनरली, हम जब कोई चीज़ सर पे पड़ती है तो ओहो अब वी शुड गेट रेडी, ये इससे बाहर आना पड़ेगा। अच्छा इरफान साहब, हम देखते हैं आए दिन, हम सुन भी रहे होते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट बात कर रहे होते हैं कि हमारी टीम ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया ऑस्ट्रेलिया जाकर। क्या इसकी ये भी वजह है कि हमारी टीम को उस तरह से एक्सपोजर नहीं दिया गया, उन्होंने इतना ज़्यादा परफॉर्म किया ही नहीं, उनको मैचेस खेलने का मौका ही नहीं मिला ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर? हाँ बिल्कुल, एक पार्ट तो इसका ठीक है बिल्कुल कि हमारे लड़के जो है सबसे एंड में पहुंचे। इसमें पहले आपने सीरीज न्यूजीलैंड की रख ली, वो भी इम्पोर्टेंट थी, बट न्यूजीलैंड की कंडीशन ना सीम स्विंग वाली है, बाउंसी इतनी नहीं है। बाउंस होता है बट इतना नहीं होता जो ऑस्ट्रेलिया के पिचेस के अंदर है। तो आपको चाहिए था कि कुछ तरह का प्लान रखते
ये बोर्ड पे भी मैटर करता है कि बोर्ड अपनी प्लान के अंदर किस तरह की कंडीशन को चाहता है। इंडिया वाले 20-25 दिन पहले आ गए थे, बिल्कुल ठीक है। जब हम 92 का वर्ल्ड कप जीते थे तो इमरान खान जो स्ट्रॉन्ग कैप्टन थे वो टीम को 1 मंथ पहले ले आए थे, बिल्कुल, और आके उन्होंने डिफरेंट क्लब्स और जो टीम्स थी उनके साथ डिफरेंट मैच खेले। इंटरनेशनल मैच से वर्ल्ड कप से पहले बहुत ज़्यादा टीम ने प्रैक्टिस की। तो आप कस्टमाइज़ करने के लिए, कम्युलेट उसमें करने के, एडजस्ट करने के लिए प्लेयर्स को आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा टाइम पहले लेके आते, क्योंकि लड़के हमारे कंटिन्यूसली एशिया कप यूएई के अंदर हुआ, इंग्लैंड की सीरीज़ हमने डेड पिचेस पे खेली पाकिस्तान की, फिर न्यूजीलैंड गए, उधर थोड़ा सा चले आल दो थोड़ा सा इम्प्रूव था बट उतना नहीं था, तो आपने हार्डली 5 मैच खेले तो उसमें आइडिया थोड़ा बहुत हो सकता है। बट मेरा मानना ये कि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस ना दुनिया से सबसे डिफरेंट है, इसमें बाउंस जितना है उतना किसी कंट्री के अंदर नहीं है। बिल्कुल, तो आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है। बट अब जैसे सिर्फ शादाब की बात करें, ये बिग बैश खेलने आते हैं, उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल इन लड़कों में से कोई भी बिग बैश खेलने ऑस्ट्रेलिया आता है इस रिसेंट लॉट के अंदर। तो ये लड़कों को ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए, ये भी मैक्सिमम आके दुनिया की लीग्स खेलें जिस तरह उनके लड़के आके अब पाकिस्तान में खेल रहे हैं। और दूसरी एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये है, अब तमाम दुनिया के प्लेयर्स देख लें आप, वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही होती तो अपनी डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं। हमारा इस करंट लॉट के अंदर सिर्फ एक इफ्तिखार है जो रेगुलर डोमेस्टिक खेलता है, बाकी जितने भी 9-10 लड़के हैं इनमें से कोई भी नहीं है, या नवाज़ कह सकते हैं हम, नवाज़ भी डोमेस्टिक खेलता है, बाकी जितने भी लड़के हैं वो या तो इंटरनेशनल खेलते हैं या सिर्फ मैक्सिमम खेलते भी हैं तो T20 या वो PSL की हद तक, बिल्कुल, और जिसमें छोटा फॉर्मेट है। इसका मतलब ये है कि उनका माइंड सेट बन चुका है कि हमने छोटा फॉर्मेट खेलना है और मैक्सिमम पैसा कमाना है। बिल्कुल, और आप जब लीग खेलने भी जाते हो तो उसी को प्रेफरेंस देते हो। जब तक आपकी बेसिक ठीक नहीं होगी, आपकी रूट ठीक नहीं होगी, जैसे आपने बिल्डिंग बनानी है उसके पिलर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आपकी बिल्डिंग कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। तो बेस आपकी जो है वो आपकी डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक के अंदर आपने एक लड़के ने फॉर इंस्टेंस 100 मैच खेल लिया है, तो 100 मैच खेलने का मतलब ये 100 बहुत कम मैच है बाय द वे, डोमेस्टिक लेवल पे कोई ज़्यादा नहीं है। 100 मैच खेलने का मकसद है कि उसने बॉलर है अगर तो उसने हर सिनेरियो के सर्कमस्टांसेस से वो गुजरा कई दफ़ा। एग्जैक्टली, जब उसको एक्सपोजर है, उसने देखा कि जब नई बॉल से बॉल की तो किस तरह करना था, अच्छा इतने आउट कर लिए तो फिर किस तरह मैंने एक प्लान बनाना था, अगर नहीं आउट हो रहे तो किस तरह जोर लगाना था, बैट्समैन है तो अर्ली ऑन विकेट्स गिर गई तो किस तरह इनिंग्स बिल्ड करनी है, नहीं आउट हुए तो बड़ा टोटल कैसे करना है, तेज कैसे खेलना है, स्लो कैसे खेलना है, क्योंकि सारी कंडीशंस का सारी कंडीशन। और जब आपने 100 का मतलब ये मैं बता रहा हूँ 100 कोई ज्यादा नहीं है दुनिया में, तो जो कंट्रीज के अंदर 2-2-3 थे 100। माइकल हसी की मैं एग्जांपल कोट करूँ, बिल्कुल दुनिया का बेस्ट बैट्समैन माने जाते थे अपने एरा के अंदर, और वो जब इंटरनेशनल टीम ने ऑस्ट्रेलिया में उनकी सिलेक्शन हुई तो उस टाइम उनके 13,000 प्लस रन थे, ठीक है। तो कई लोगों ने माना कि वो अपनी प्राइम फॉर्म तो डोमेस्टिक को दे आए हैं, बट डिस्पाइट ऑफ इट जब वो टीम में आए तो आते साथ उन्होंने जिस तरह की क्रिकेट खेली और दुनिया को हैरान करके रख दिया कि विकेट पे आते थे आउट ही नहीं होते थे। क्यों? उनकी बेसिक इतनी स्ट्रांग थी, वो नीचे इतना वो रगड़ा खा के आए थे, बिल्कुल उन्होंने, ठीक है, वो सारा पॉलिश होके आए थे कि वो उनके लिए वो एरेना और इंटरनेशनल एरेना में फर्क ही नहीं लगा। उनको लगा कि ये उसी तरह का प्लेटफॉर्म है जिस तरह मैं पीछे छोड़ के आया हूँ। तो ये आप किसी तरह अंडरमाइन नहीं कर सकते इसकी वैल्यू को कि डोमेस्टिक शायद उतनी स्ट्रांग नहीं है, उधर ये नहीं है। इंडिया की बात करें, इंडिया का एक प्लेयर कम से कम 100 मैच या 150 मैच खेलता है डोमेस्टिक का, फिर वो टीम में आता है। अभी सूर्या कुमार यादव की बात हो रही है कि वो इंडिया का नंबर 1 बैट्समैन बनता चला जा रहा है, तो उसके भी ऑलमोस्ट 80 के करीब मैचेस हैं डोमेस्टिक के अंदर। हमारे आप लड़कों को देख ले, पाकिस्तान में टीम में खेलते हुए किसी के 50-60 से ऊपर नहीं है, ठीक है। पहले जितने लड़के आप देखेंगे आज से 3-4 साल पहले जो टीम खेली, सारे लड़कों के 150 मैच, 130, 120, 125 आम बात थी। मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट की इंपॉर्टेंस को आप डिनाई नहीं कर सकते, और वो बेस है, अगर आपकी बेस स्ट्रांग नहीं है तो आप कैसे परफॉर्म अभी ये देखिए ना, वसीम वकार का जो एरा था, या सलीम मलिक या एजाज अहमद, ये लोग जो सईद अनवर, ये काउंटी भी खेलते थे, पाकिस्तानी टीम भी खेलते थे, और जैसे सीजन आता था डोमेस्टिक का और उसको भी खेलते थे, उनके लिए मस्त था। ये अपने अपने डिपार्टमेंट से खेलते थे, कोई PA से खेल रहा है, कोई वापडा से खेल रहा है, उसको लीड भी करते थे। और हर प्लेयर कहीं ना कहीं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर वो कैप्टन भी था आपकी प्लेइंग 11 का, क्योंकि वो सारे के सारे लड़के कहीं ना कहीं कैप्टन से भी करते आ रहे थे। तो आप जब 11 के 11 लड़के या उसमें से 8-10 लड़के पीछे कैप्टन से भी करते आ रहे हैं, तो वो कैप्टन को भी गाइड कर सकते हैं एग्जैक्टली मुश्किल टाइम के अंदर। फिर गेम अवेयरनेस जिसकी आप लोग बात करते रहते हैं कि गेम अवेयरनेस पर आपके पास कितनी डेवलप हुई होगी कि उसने अगर वो डोमेस्टिक में हर सर्कल गुजरा हुआ है, तो जब इंटरनेशनल में आया तो उसने कहा हाँ उस टाइम पे मैंने ये किया था, उसके लिए एक रूटीन जॉब होगी, गाड़ी चला रहे हो
हो आप, बिल्कुल, तो आपको रश में भी पता क्या करना, आपको कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। न्यू कमर है, गाड़ी चला रहा है, वो पैनिक कर जाएगा रश देख के, ठीक है, वो कहेगा ये क्या हो गया। तो आपने जब डेली चला रहे हो, रश, इजी ड्राइव, आपको हर सिनेरियो में यू आर कंफर्टेबल। नहीं, बिल्कुल सही है भाई। हमें आई थिंक डोमेस्टिक क्रिकेट को भी प्रमोट करना चाहिए, बहुत जरूरी है। बेस जो है ये क्रिकेट की, अगर हम अच्छी क्रिकेट खेलना चाहते हैं और इंटरनेशनली भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, तो डोमेस्टिक क्रिकेट को भी हमें उसी तरह प्रमोट करना चाहिए। थैंक यू सो मच इरफान ज़हीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे और इरफान ज़हीर साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।